मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो भाई आप मुस्लिम हैं तो बहुत आसान हो जाता है लोगों को आपके ऊपर कुछ बातें करने की। जिहादी आपको कह दिया जाता है, आतंकी कह दिया जाता है, पीएलएफआई का सदस्य कह दिया जाता है। इस तरह की कई सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरह के पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर लगातार कर रहा था, जिसको लेकर मैंने एक मानहानि का मुकदमा भी किया है राजमहल न्यायालय में। हो सकता है झारखंड में अब कुछ भी मुमकिन है, मतलब पत्रकारों के मामले में। पत्रकारों पर आप देखें कई सारे फर्जी केसेस हर जिला में। साहेबगंज की भी अगर हम बात करेंगे तो SC ST के कई मामले लंबित हैं पत्रकारों के ऊपर में भी, जिस पर सही से ना अभी तक जांच हुई है। मतलब आप बीच में लटके हुए हैं। मुझे एक उम्मीद थी कि साहेबगंज पुलिस मामले की निष्पक्षता से जांच करेगी, लेकिन अब क्या है उनकी मंशा ये तो आने वाला समय बताएगा। किस मंशा से वो ऐसा कर रहे हैं कि मेरे तथ्यों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है और आगे वाला जो कह रहा है बस उसी को सत्य मानकर केस को ट्रू कर दिया गया है। झारखंड की पुलिस से आम आदमी तो नाराज है ही, उसके साथ साथ पत्रकारों के साथ जो रवैया है तो पत्रकार भी नाराज हैं। पत्रकारों का मामला कितना लंबित पड़ा है अगर आप डेटा निकालेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। कोई व्यक्ति कभी भी किसी पत्रकार पर फर्जी केस कर देता है और बिना जांचे समझे पुलिस द्वारा FIR कर दिया जाता है और बिना किसी साक्ष्य और सबूत के उसको साक्ष्य भी सही भी साबित कर दिया जाता है, बिना तथ्य जाने, बिना उसका फैक्ट जाने। कई बार ऐसे कई मामले सामने आए। अभी भी एक मामला साहेबगंज से सामने आया है। साहेबगंज की पुलिस पर तो ऐसे ही कई सवाल हर बार उठे हैं कि उनको पुलिसिंग आता नहीं है, वो पुलिसिंग नहीं करते हैं, सब वर्दी का रौब करते हैं। ऐसे कई सवाल कई लोगों ने उठाए हैं कि साहेबगंज पुलिस कैसे काम करती है। झारखंड की पुलिस को शायद पुलिसिंग नहीं आती है, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, नहीं तो हमरों पर वो केस कर दिया जाए कि भाई ऐसा बोलता है। एक पत्रकार साथी हैं, वसीम नाम है, साहिबगंज से हैं और बरहड़वा से हैं, पत्रकारिता करते हैं। इनका अपना एक पोर्टल है और लंबा समय इन्होंने झारखंड की पत्रकारिता को दिया है। इन पर 2 केस हुए हैं। जिन लोगों ने किया है इन पर रंगदारी का, ST SC का करने वाले जो हैं दलित समाज से हैं तो ST SC का केस लगा है, रंगदारी का केस लगा है, आरोप भी धर्मांतरण का है कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। पर इनका ये कहना है कि सब फालतू बातचीत है। झारखंड सरकार की पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की है और सही तरीके से इनके मतलब जांच जो है इसके मामले में सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्या कहना है वसीम भाई? देखिए, पिछले लगभग 1 साल पहले की बात है, नवंबर की बात है। एक मामला था, उस मामले के बाद मेरे खिलाफ में एक आवेदन दिया गया और आवेदन देने के बाद में उस समय तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन लंबे समय के बाद लगभग जून और जुलाई में मेरे ऊपर 2 केस जो है FIR जो है साहेबगंज में कर दिए गए। एक SC थाना में किया गया 15 जुलाई को और उससे पहले जो है रंगा थाना में किया गया है वो है 10 जून को। वो एक रंगदारी और छिनतई का कुछ एक मामला था और दूसरा जो जुलाई में किया गया वो SC ST का मामला था। दोनों ही मामलों में मैंने साहेबगंज के जो SP हैं उनको मैंने मेल के माध्यम से पूरे तथ्य जो थे दोनों ही मामलों से जुड़े हुए जितने भी तथ्य थे वो तथ्य मैंने उनको मेल के द्वारा भेजा भी था। मैंने इससे पहले अल्पसंख्यक आयोग को भी शिकायत की थी, क्योंकि जो विवाद जो था और जो सामने वाला जो अल्पसंख्यक आयोग को क्यों शिकायत की? देखिए, जो सामने वाला जो पक्ष था जिसके साथ विवाद एक्चुअली में है नहीं, उसको दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसने सोशल मीडिया में काफ़ी ऐसे बातें लिखी थी, अपशब्द लिखा था मेरे बारे में, जैसे कि अब मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो भाई आप मुस्लिम हैं तो बहुत आसान हो जाता है लोगों को आपके ऊपर कुछ बातें करने की। जिहादी आपको कह दिया जाता है, आतंकी कह दिया जाता है, PLFI का सदस्य कह दिया जाता है। इस तरह की कई सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरह के पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर लगातार कर रहा था, जिसको लेकर मैंने एक मानहानि का मुकदमा भी किया है राजमहल न्यायालय में। और उसके अलावा मैंने अल्पसंख्यक, चूँकि बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया था केस करने के बाद भी, जब मैंने मानहानि का किया था उसके बाद, तो मैंने अल्पसंख्यक आयोग को लिखा कि इस प्रकार से जो है मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, चूँकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ। तो इस पर जो साहेबगंज के SP साहब ने एक जवाब भेजा था अल्पसंख्यक आयोग को कि मेरे ऊपर जो है उनके साथ क्या विवाद चल रहा है, मेरे ऊपर जो 2 मुकदमे दर्ज है और दोनों सत्य पाए गए हैं, जबकि ये रिपोर्ट बनाने से पहले ही मैंने उनको सारे तथ्य भेजे थे। मुझे नहीं लगता है कि उस तथ्य पर SP साहब ने कहीं भी ध्यान भी दिया है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान देते वो मामला उनको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। वो हुआ नहीं
और उन्होंने जो जवाब दिया उसमें लिखा है कि दोनों मामले सत्य हैं और जो अगली पार्टी है उसके साथ में वसीम अकरम जी का विवाद चल रहा था, इसीलिए सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह किया गया है। तो ये इस प्रकार से है कि भाई बिना जांच किए हुए मामला सत्य कैसे हो गया, ना आपने मेरा पक्ष जाना, उसमें उससे जुड़े और भी जो लोग थे ना उनका पक्ष जाना। लिखित बयान दर्ज है एससी थाने में नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में, फरवरी माह में दर्ज है, ठीक है ना। इसके बावजूद फिर उस मामले में एफआईआर कैसे हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आपने है। जो एसपी साहब को पत्र लिखा था उसमें खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत दिए थे क्या? देखिए ये मामला थोड़ा मैं विस्तार पूर्वक अगर आप अपने चैनल में समय देंगे तो मैं बताना चाहूँगा। एक विवाद शुरू हुआ था, मेरे एक मित्र मैं है यही थे ही कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना बखेड़ा खड़ा किया है। अच्छा, उन्हीं से विवाद चल रहा है। हाँ, उसके बाद तो मित्रता वाली कोई भाव रहती नहीं है, ठीक है। तो जो मेरे मित्र थे सन्नी कुमार भगत, उनके घर में उनका एक निजी विवाद चल रहा था उनकी अपनी बहन के साथ में। वो कुछ संपत्ति का झगड़ा था, कोई एक झगड़ा उनके बीच में चल रहा था घर वर को लेकर के। इस विवाद में हुआ क्या कि एक 5 नवंबर को रांगा थाना में एक आवेदन दिया गया। ये वही मामला है ना, सीमा जो मामला? जी, आपने शायद उस मामले में जिस मामले को मैंने चलाया प्रकाशित किया है, आपने प्रसारित किया है खबर। तो वो 5 नवंबर की एक कोई घटना हुई थी जिसको लेकर के सन्नी कुमार जी की जो बहन है उन्होंने रांगा थाना में आवेदन दिया था अपनी माँ और भाई के खिलाफ में। तो वो आवेदन के बाद उस पर केस भी हो गया था रांगा थाना में। तो चूंकि उस परिवार से मेरा काफी पुराना जुड़ाव रहा है, हर सुख दुख में मतलब बीमारी से लेकर के किसी खुशी में भी हम हमेशा उस परिवार के साथ खड़े रहे हैं। तो 5 तारीख को वो मुकदमा हुआ। 5 तारीख को पुलिस भी आई सुबह के वक्त में, सन्नी कुमार जो है उनके घर पे आई और उनकी माँ को और जो उनकी जो भगनी है, उनकी बहन की जो बेटी, उनको थाने लेकर के गई। बात विचार हुआ, डीएसपी साहब जो है हमारे बर्रा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उन्होंने समझा बुझाकर जो मामला था वो समाप्त कर दिया था। लेकिन उस मामले में केस हो गया था और केस होने के बाद में लगातार जो सन्नी कुमार जी की जो माता जी है जिन्होंने मुझ पर हरिजन एक्ट का केस किया है, उनसे मेरी लगातार बातचीत भी है। 5 तारीख के दिन भी, 6 तारीख के दिन भी, जिस समय उनको थाना ले जाया जा रहा था। और वो चूंकि कुछ भी मामला होता है तो वो मुझसे शेयर करती हैं काफ़ी करीब होने की वजह से। जैसे 5 तारीख को 11:28 पे, 12:35 पे, 2:21 पे, जैसे कि इसी दिन का आरोप भी है। 11:28 का जो है इसी दिन का आरोप भी उन्होंने लगाया है। 7 तारीख को केस किया है। जी हाँ, 7 तारीख को केस किया है। तो ये बातें हो रही थी, जैसे उनको एक बार थाना लेके जाया जा रहा था, एक बार शायद थाना प्रभारी ने उनको डांटा वांटा था, तो उसको लेकर के थोड़ा पैरवी करने के लिए कि भाई जो भी है पारिवारिक मामला है। बातचीत जी, कॉल रिकॉर्डिंग देखिए, आप देखेंगे जो एसपी साहब को मैंने 27 जुलाई को जो भेजा था मेल, उस पर मैंने अनुलग्नक में जो अनुलग्नक संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, ये कॉल की रिकॉर्डिंग है जो मैंने उनको भेजी भी है कि मेरे और जो केस करता है हरिजन एक्ट का, उनके बीच में क्या बातचीत हुई है, ठीक है। तो इसको एसपी साहब नहीं देखे? नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि 5 तारीख को ये मामला हुआ। 6 तारीख तक तो वो मुझसे बात करती हैं और कहती हैं कि किसी तरह से केस उठवा दो, समझाओ बुझाओ, मेरी बेटी से भी बात करो, समझाओ कि तुम्हारा भाई है सनी, उस पर केस हो गया। मैंने प्रयास अपनी तरफ से भी किया है, ऐसी बात नहीं है, मैंने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन अचानक से मुझे पता चलता है कि 7 नवंबर के दिन जो है मेरे ऊपर एक आवेदन दिया जाता है एससी थाने में, और काफी उसमें 5 तारीख का हवाला देते हैं। हाँ, 5 तारीख का हवाला देते हुए कि पुराने भी कुछ घटनाओं मतलब बातों का जिक्र करते हुए कि उनकी बेटी के साथ मेरे संबंध हैं और मतलब उनका मैं धर्मांतरण करा रहा हूँ, इस तरह की बातें लिखते हुए उन्होंने दर्शाया कि 5 तारीख को मैं उनके घर गया तो उन्होंने ये बातें मुझसे पूछी। गए थे आप? मैं बता रहा हूँ, 5 तारीख को ये बातें पूछी। इस बीच में वसीम अकरम मेरे साथ मारपीट किया, मेरे साथ में जाति सूचक गाली गलौज किया, जबकि 5 तारीख क्या उससे पहले भी मैं उनके घर काफी दिन से नहीं गया हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अपना काम है, व्यस्तता है मेरे भी लाइफ में, हर वक्त तो मैं किसी के घर नहीं जा सकता हूँ। जाता आता था मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस दिन या उसके पहले भी कई दिन में मेरा जाना आना हुआ ही नहीं है। तो 7 तारीख का ये आवेदन जब उन्होंने दिया, मुझे थाने बुलाया गया, मैं थाना गया, मेरा जो पक्ष था मैंने रखा कि ये उनके घर का आपस का विवाद है, इसमें मुकदमा हुआ, इससे मेरा क्या लेना देना है,
अगर कोई केस उठाता है, नहीं उठाता या करता है, तो इस पर मुझे टारगेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सारी चीजें हो गई। चूंकि उस आवेदन में उन्होंने अपनी बेटी का भी जिक्र किया था कि उनकी बेटी को मैं धर्मांतरण करवाने वाला हूँ या जो भी है, तो एससी थाने ने उनकी बेटी को भी बुला करके उनका लिखित बयान लिया उस मामले में। और आपका भी लिया? जी, मेरा भी लिया। मैं 7 तारीख को आवेदन दिया गया कि 5 तारीख को मेरे घर ऐसा हुआ? हाँ, 7 नवंबर को आवेदन दिया गया कि 5 तारीख को वसीम अकरम ने मुझे जाति सूचक गाली गलौज दिया और मारपीट किया। FIR 7 को ही हो गया था? जी, FIR 7 को नहीं दर्ज हुआ था, 7 को उन्होंने बस आवेदन दिया था। उस मामले में पूछताछ हुई, मैंने मेरा बयान दिसंबर में जाके कुछ दिन के बाद ही जाकर के मैंने मेरा बयान दिया। उसके बाद जो महिला ने अपनी बेटी का जिक्र किया था, ठीक है ना, उस बेटी को भी बुला करके एससी थाना के द्वारा उनका लिखित बयान लिया गया है, ठीक है। उसके पहले चूंकि उन लोगों के बीच ये विवाद जो है था वो संपत्ति को लेकर था या घर को लेकर के था, उसके लेकर के उक्त महिला जो है उन्होंने एसपी साहब को भी आवेदन दिया था, ठीक है, कि भाई मेरे साथ इस तरह का विवाद चल रहा है, हमको भी बदनाम किया जा रहा है इस तरह से। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं साहेबगंज के जो पुलिस अधीक्षक है उनके नजर में था। इसके बाद मतलब कई महीने, लगभग आप देखेंगे तो 9 महीने बीत जाने के बाद अचानक से उसी मामले पर 15 जुलाई को केस हो जाता है। अच्छा, नवंबर में दिया गया, जुलाई में केस 15 जुलाई में केस होता है। तो ये मामला क्यों हुआ? ये सारी विवाद शायद समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि हरिजन थाना से मुझे बुलाया गया, मैंने बयान दे दिया, सारा मामला खत्म हो गया। अचानक से मतलब जून में, ठीक है ना, जून में शायद 9 जून को जो उक्त महिला है जिन्होंने हरिजन एक्ट का केस किया है, उनकी बेटी जो है 9 जून को रांगा थाना में एक आवेदन देती है, ठीक है, और पुनः वही सिलसिला फिर से मेरे साथ दोहराना शुरू कर दिया जाता है। आवेदन उनकी बेटी दे रही है, विवाद उनके बीच में है, पारिवारिक झगड़ा उनका है, लेकिन परेशान हमें किया जाता है यह कहकर कि मैं उनका बैक सपोर्टर हूँ। अच्छा, मेरे संबंध आपके साथ हैं, आप मेरे मित्र की माताजी हैं, हमारे लिए भी माताजी के समान हैं। हम आपको उसी सम्मान के नज़र से देखते हैं और वैसा ही सम्मान आपको देते हैं। तो मेरी मित्रता आपसे है, तो आपके पारिवारिक झगड़े में मैं आपका सपोर्ट करूंगा ना कि आपकी बेटी का करूंगा, ना कि आपके। इससे पहले भी उनका पारिवारिक झगड़ा उनके बड़े बेटे के साथ में चलता था, जो सन्नी कुमार जी के बड़े भाई हैं, ठीक है ना। तो उनके बड़े भाई के साथ में भी जो भी पारिवारिक झगड़ा चला है, कहीं ना कहीं मैं चाची और सनी के सपोर्ट में ही रहा हूँ। तो अब कैसे ये हो सकता है कि अगर कोई पारिवारिक झगड़ा है तो मैं उनकी बहन के सपोर्ट में हो सकता हूँ? तो ये एक आरोप लगा करके अब उनकी मंशा क्या है इसके पीछे वो ही जाने, मुझे नहीं पता है। नवंबर में भी जब पुलिस से आप क्यों नाराज हैं? पुलिस से मेरी नाराजगी की एक वजह है, जो 9 जून को जो आवेदन दिया गया था, सनी जी के बहन के द्वारा में एक आवेदन दिया गया था, उसके बाद जो है 10 जून को मेरे ऊपर एक रंगदारी का केस FIR बाकायदा कर दिया जाता है। अच्छा। 10 जून को ये आवेदन आता है, ना मुझे इसकी जानकारी, ना मुझसे कुछ पूछा गया कि मैं कहाँ था, क्या था, कुछ भी नहीं, ठीक है। और 10 जून को FIR कर दिया जाता है। और घटना क्या दिखाया जाता है कि फिर वही बात कि 8 जून 2 दिन पहले घटना हुई है, वसीम अकरम ने ऐसा किया वैसा किया, रंगदारी मांगा, छिनतई किया, ठीक है ना। मांगे ये तो पुलिस जांच कर ही रही है। मैंने तो मेरे तथ्य दे दिए हैं कि उस दिन ना अगले शख्स से मेरी भेंट है, मुलाकात है, मैं मेरे घर पर हूँ, मेरा मोबाइल लोकेशन मेरे घर पे है, मैंने मेरा मोबाइल लोकेशन भी SP साहब को उपलब्ध कराया है। क्योंकि पुलिस जब जांच करती है तो सबसे पहले बेसिक चीज यही चेक करती है कि भाई दोनों लोगों का प्राइम लोकेशन क्या है, कहाँ थे, ये दोनों साथ थे कि नहीं थे। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि केस जेन्युइन है या फॉल्स है। लेकिन ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगता है। जो जवाब SP साहब ने दिया है आयोग को, उस जवाब से स्पष्ट होता है कि इस केस को एक तरफे तरीके से देखा गया है और उसी एक तरफे तरीके से इन्होंने अपना जांच रिपोर्ट बना करके आयोग को भेजा है। मेरी शिकायत थी कि मेरे बारे में इस प्रकार से कहा जा रहा है, लेकिन SP साहब का जो जवाब है आयोग को वो तो ऐसा है कि भाई मैं तो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मेरे ऊपर कई सारे केस है, पत्रकार हैं। वो SP साहब को शायद ऐसा लगता है। आप हैं क्या इसे? हम एक पत्रकार हैं, अच्छा, ठीक है। तो दो ये झूठे मुकदमे, जो घटना ही नहीं घटी है, उसको दर्शाते हुए उन्होंने जवाब दिया है कि दोनों के बीच विवाद चल रहा है, इसीलिए इस प्रकार का पोस्ट किया गया। ओवरऑल ये है कि आपके तथ्य को जानने के बावजूद भी उस तरीके से जांच नहीं की गई पुलिस से, आप यही ना? मेरी नाराजगी, क्योंकि मुझे मेरे यह समझ के परे है कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया
कि जो जो मामले हैं उस पर जांच ना करके एक तरफा डिसीजन दिया जा रहा है। क्या ये जो आवेदन पड़ा है, जो महिला ने केस किया उसके वजह से है, क्या वजह है, ये तो अब पुलिस ही जानेगी। क्योंकि उससे पहले 9 जून के आवेदन से पहले मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है। उससे पहले सारा मामला शांत है। मैं पीसी अटेंड करता हूँ, मैं 2 कार्यक्रमों में जाता हूँ, मैं हर जगह हूँ मैं, और अचानक से मेरे ऊपर 2 FIR हो जाता है, 1 जून में 1 जुलाई में। और मैं तथ्य सारे देने के बाद भी भाई कहा जाता है कि नहीं आपने ये घटना किया है, सत्य पाया जाता है। जबकि मैंने देखिए ये मेल है 27 जुलाई 2022 का, मैंने 5:45 को किया है। मैंने SP साहिबगंज को भेजा है ये मेल, ठीक है, जिसमें मैंने CC किया है DGP झारखंड पुलिस, DIG झारखंड पुलिस को, ठीक है ना, आयोग को भी मैंने किया है। और इसमें मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पूरे डिटेल्स में कि क्या विवाद था, क्या झगड़ा था उन लोगों के बीच में, मुझ पर कब केस किया गया, ये पूरे डिटेल्स के साथ में मैंने पूरी मामले का कॉल रिकॉर्डिंग भी इसमें अटैच किया है, सारे केस की। ओवरऑल आप हम लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पुलिस आपके तथ्यों को बिना जी बिल्कुल, मेरे बिना तथ्यों को हम लोग को दबाव नहीं डाले हैं। नहीं, आप क्यों दबाव डालिएगा, ये तो आपने एक जरिया दिया है मेरी बात को रखने का, नहीं, क्योंकि हम लोग पर भी केस कर देता है भाई। हो सकता है झारखंड में अब कुछ भी मुमकिन है। मतलब पत्रकारों के मामले में, पत्रकारों पर आप देखें कई सारे फर्जी केसेस हर जिला में। साहेबगंज की भी अगर हम बात करेंगे तो SC ST के कई मामले लंबित हैं पत्रकारों के ऊपर में भी, जिस पर सही से ना अभी तक जांच हुई है। मतलब आप बीच में लटके हुए हैं कि हम ना जांच करेंगे, ना हम रिपोर्ट देंगे, ना हम डायरी देंगे। आप डरे डरे रहिए, हम आपको डरा के मामला न्यायालय में है। मेरा मामला न्यायालय में अभी नहीं है, चूंकि केस डायरी नहीं गई है, मैंने बेल पिटीशन फाइल किया है और न्यायालय में ही है। समझ लीजिए कि मैंने इस मामले को लेकर के एक मानहानि का केस भी किया हुआ है सनी कुमार जी पे, चूंकि उन्होंने जो भी अपशब्द कहा है मेरे बारे में, ठीक है। आपके बीच मेरे बीच कोई भी विवाद हो, किसी भी प्रकार का विवाद हो, लेकिन ऐसा अधिकार ना आपको है ना मुझे है कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बात आप मेरे बारे में या मैं आपके बारे में करूं। मैं भी ऐसा कर सकता था, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। वसीम है, ऐसे भी साहिबगंज की पुलिस पर कई गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं, कई लोग सस्पेंड भी हुए हैं। ऐसे कई आंकड़े हैं साहिबगंज की पुलिस के बारे में। उम्मीद है कि पुलिस सही में कम से कम दोनों पक्ष, खासकर पत्रकारों वाले मामले में, खासकर इसलिए कह रहा हूँ, कोई VIP नहीं है पत्रकार, खासकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब खबर की जाती है तो हम लोग तो पत्रकार जो है वो खबर करता है। अब उस खबर में कब किसके खिलाफ हो जाए, कब किसके साथ हो जाए, तो हम लोगों को नहीं पता चल जाए। भ्रष्टाचार की खबर करेंगे तो उसमें जनता की भलाई है और जो नेता है उसके खिलाफ क्या मामला हो जाता है, तो अगला हम लोग पर केस कर देता है रंगदारी का। एक मामला ऐसे ही धनबाद में भी हुआ था, हालांकि बातचीत के बाद उसका केस लिया नहीं गया, लेकिन उसे थोड़ा बहुत परेशान करने की कोशिश की गई। ऐसे कई मामले लगातार राज्य के अंदर आते ही रहते हैं पत्रकारों के साथ। पत्रकार शायद बहुत आसान मिलता है, बहुत आसानी से लोगों को मिल जाता है उस पर फर्जी केस करना या तो उसके साथ मारपीट करना, क्योंकि पत्रकार सिर्फ कलम लेकर चलता है, हथियार लेकर चलता नहीं, इसलिए आसानी से उस पर केस भी कर दिया जाता है, मारपीट भी की जाती है। बाकायदा भर हम लोग देखते हैं इस पर क्या होता है आगे, जो भी होगा फिर हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। और जो भी बातें हुई आपने अपने मन से कहा है। मैं चूंकि मैं पत्रकार हूँ, मैं भी लोकतंत्र का एक हिस्सा हूँ, पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो मेरी एक उम्मीद थी, एक आशा थी साहिबगंज पुलिस से, और मैं अब तक बिल्कुल चुपचाप था, ना मैंने कभी पैरवी की इस मामले में, कुछ भी मेरा जो तथ्य था मैंने वो रखा। मुझे एक उम्मीद थी कि साहिबगंज पुलिस मामले की निष्पक्षता से जांच करेगी, लेकिन अब क्या है उनकी मंशा, ये तो आने वाला समय बताएगा। किस मंशा से वो ऐसा कर रहे हैं कि मेरे तथ्यों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है और आगे वाला जो कह रहा है बस उसी को सत्य मानकर केस को ट्रू कर दिया गया है।